नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 10 ये जो है वो पूरा हल करवाया था। उसके बाद अभी आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अभाज्य संख्या के गुणनखंड याद करना। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये मालूम हो गया होगा। अभाज्य संख्या यानी क्या, तो जिस संख्या के केवल एक और वही संख्या ये दो ही क्या होते हैं, विभाजक होते हैं, उनको अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभी इन संख्याओं के गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो बच्चों, जब संख्याओं का लसावी और मसावी ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें एक यूक्लिड की आसान और महत्वपूर्ण नियम जो है वो कई बार में उपयोग में लाया जाता है। और इस नियम के अनुसार कोई भी संयुक्त संख्या यानी विभाज्य संख्या यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। और वो किस तरह से वो हम लोग देखने वाले हैं। अभी देखो, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर ये जो 24 जो है ये विभाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है आपको। कैसे लिखने का है, इसके दो विधियां हैं। एक विधि को कहते हैं ऊर्ध्वाधर विधि और दूसरी विधि जो है उसको कहते हैं क्षैतिज विधि। हम लोग दोनों विधियों से हम लोग ये गणित देखने वाले हैं। अभी कैसे ये बात आपको बताती हूँ। मैं पहले बताती हूँ ऊर्ध्वाधर विधि से किस तरह से लिखना है। अभी देखो 24 ये विभाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड तैयार करने हैं। अभाज्य यानी क्या कि जो केवल उसी पहाड़े में होते, एक और उसी पहाड़े में होते वो। अभी देखो 24, अभी सबसे पहले आप लोगों को अगर विभाज्यता की कसौटियां मालूम होगी तो आप लोग ये इस तरह की ऊर्ध्वाधर विधि तुरंत कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर 24 है, इसका मतलब इसके इकाई स्थान पर 4 है, इसका मतलब इस संख्या को 2 से भाग कर सकते हैं। देखो 2 से भाग करने पर, देखो इस तरह से आपको ये 2 से भाग करने पर ये गणित यहीं पर आपको हल करना है, मन में ये क्रिया करनी है। कैसे करनी, देखो दो के पहाड़े में 2 आते हैं, इसलिए देखो 2 के पहाड़े में 2 आते हैं, लेकिन कैसे, तो 2 एकम 2, इसलिए 2 एकम 2। और उसके बाद 2 के पहाड़े में 4 भी आते हैं, इसलिए 2 दूना 4। तो ये मतलब क्या, तो 12 दूना 24 हो गए बराबर। अब इस फिर से 12 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं ऐसे, इसलिए 2 छक 12। उसके बाद 6 किसके पहाड़े में आते हैं, फिर से 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 2 तिया 6। अभी देखो 3 किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के, इसलिए 3 एकम 3। तो ये ऊर्ध्वाधर विधि जो है वो आप लोगों को एक आने तक करती रहने की है। और फिर ये ऊर्ध्वाधर विधि जब हम लोग एक आने तक करते हैं तब उसके ये जो गुणनखंड तैयार हो गए, ये हो गए उसके अभाज्य गुणनखंड। और फिर इस अभाज्य गुणनखंडों को इस तरह से गुणा के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखो यहाँ पर लिख के दिया है। उसके बाद है क्षैतिज विधि। अभी क्षैतिज विधि किस तरह से है, तो देखो 24 को देखो पहले किससे गुना करेंगे, तो देखो कौन से दो संख्याओं का गुना 24 आता है, तो 2 गुना 12 किया तो 12 दूना 24 आता है। फिर से अभी 2 गुना, ये 2 वैसा ही रखने का है। अभी 12 कौन सी दो संख्याओं का गुना है, तो देखो 2 गुना 6 दूनी 12। तो इसका मतलब फिर से अभी ये दो वैसे ही रखो। अभी 6 जो है वो कौन सी दो संख्याओं का गुना है, तो देखो 3 दूना 6, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब देखो इस तरह से हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड तैयार करने हैं। देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखो दोनों का उत्तर देखो समान आ गया है। इसका मतलब देखो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि 2 और 3 ये दोनों अभाज्य गुणनखंड इसके बनाए गए हैं। अभी देखो दी गई संख्या के उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना ही उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। और इसके लिए मैंने आपको 2 विधियां बताई है, और इन दोनों विधियों का अच्छी तरह से अगर आप लोगों ने अध्ययन किया तो आपको समझ में आएगा। उसी तरह और उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ गुणनखंड हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 63 दिया है। 63 कौन सी दो संख्याओं का गुणनखंड है, तो देखो 7 गुना 9, 7 9 63 होते हैं। उसके बाद अभी 7 के गुणनखंड पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते, लेकिन 9 के पढ़ सकते हैं, इसलिए 9 के कौन से हैं, तो 3 गुना 3, इसलिए 7 गुना 3 गुना 3। तो 63 के गुणनखंड क्या हो गए, 7 गुना 3 गुना 3, इस तरह से हो गए। उसके बाद आता है 45। अभी 45 कौन सी दो संख्याओं का गुणनखंड है, 5 और 9 का, 9 5 45। अभी देखो 5 के गुणनखंड बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते, लेकिन 9 के बन सकते हैं। 3 गुना 3, इसलिए 5 गुना 3 गुना 3, इसलिए 45 के गुणनखंड हो गए 5 गुना 3 गुना 3। उसके बाद है 20।
अभी 20 कौन से दो संख्याओं का गुना है? 2 गुना 10। अभी 2 के गुणनखंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, लेकिन 10 के बन सकते हैं। तो 2 पाँचे 10, इसीलिए 2 गुना 5, तो इसलिए 20 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 5। मतलब ये हो गए इस तरह से गुणनफल के रूप में गुणनखंड। उसके बाद ये ऊर्ध्वाधर विधि में हम लोग इस तरह से ये गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 117, अभी 117 जो है, तो अगर हम लोगों ने 3 की विभाज्यता की कसौटी मालूम होगी। देखो 7 और 1 8 और 1 9, मतलब तीनों अंकों का गुना किया तो 9 आता है, वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। इसलिए 3 के, देखो 3 से इसको भाग करना है। देखो 3 के पहाड़े में 11 है क्या? नहीं, 3 तिया 9, 11 में से 9 घटाए तो यहाँ पर रह गए 2 रह गए, तो 27 हो गए। तो 3 9 27। फिर से अभी 39 कौन से पहाड़े में? फिर से 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर से अभी 13 किसके हैं? तो 13 एकम 13, इसलिए 117 के गुणनखंड हो गए 3 गुना 13। उसके बाद यही गुणनखंड हम लोग इस तरह से क्षैतिज विधि में भी लिख सकते हैं। उसके बाद 250, देखो इसको भी अभी इकाई स्थान पर 0 है, इसलिए 2 से भाग कर सकते हैं। देखो 2 के पहाड़े में 2 है, इसलिए 2 एकम 2। उसके बाद 2 के पहाड़े में 5 नहीं है, इसलिए 2 दूना 4, और 5 में से 4 घटाया तो 1 रह गया, इसलिए 10 हो गए, और 2 पाँचे 10। उसके बाद देखो यहाँ पर अभी फिर से 5 से करेंगे, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए 5 दूना 10, 12 में से 10 गए तो यहाँ पर रह गए 2, 5 पाँचे 25। फिर से 5 पाँचे 25 और 5 एकम 5, तो इसीलिए उसके गुणनखंड बन गए 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये गुणनखंड जो है वो हम लोग ऊर्ध्वाधर विधि और क्षैतिज विधि से हल कर सकते हैं। और इसके बारे में और जानकारी जो है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।